नमस्कार। और ये आज 2025 का मेरा पहला यूट्यूब पर वीडियो है। और 2024 जो बीता वो अच्छा बीता। बहुत लोगों ने मुझसे यूट्यूब के थ्रू, इसी चैनल के थ्रू संपर्क किया। और यथासंभव जो मुझसे संभव हुआ वो मैंने उनकी मदद की या उनको इन्फॉर्मेशन शेयर की। और कुछ को प्रोफेशनली भी मदद की। तो 2024 बीत गया है और अच्छा बीता, बेहतर बीता। और जो मैंने सबसे ज़्यादा प्रोफेशनली कहूँ या एक तरीके से मदद के तौर पे या जिनको जानकारी साझा की, सलाह दी, वो सबसे ज़्यादा फोर्स कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम के विषय में रहा। और मेरा अनुभव यही कहता है कि ये बहुत बड़ा एक विवाद का विषय रहता है। और बहुत लोग तो मजबूरी कहिए या अनजाने में कहिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये हमारे देश में खूब तरीके से चल रहा है। और मैंने अनुभव किया कि इस किस्म के केस में जो एक अप्रूव्ड सर्वेयर, मैं खुद भी एक अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ, ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। और अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो अप्रूव्ड सर्वेयर की फिक्स्ड जो तय बीमा कानून के अंतर्गत सर्वे रेगुलेशन 2015-20 में जो ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कोड ऑफ कंडक्ट तय है, तो उसके अनुसार मैंने देखा भूमिका में बहुत गिरावट आई है अप्रूव्ड सर्वेयर, खास तौर से निजी क्षेत्र की कंपनीज में। जो निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो उनके लिए अप्रूव्ड सर्वेयर करते हैं, तो जो मोटर ओडी क्लेम्स हैं उनमें मैंने इस किस्म के क्लेम्स में बहुत निम्न स्तर की भूमिका देखी। और वैसे ये सरकारी क्षेत्र के बीमा कंपनी में भी देखी। तो ये ठीक दिशा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अप्रूव्ड सर्वेयर की जो अप्रूव्ड सर्वेयर प्रोफेशन की आवश्यकता बीमा कानून में इसलिए रखी गई है कि इंश्योर्ड को या बीमा धारक ग्राहक को उसका वाजिब बीमा क्लेम हक मिलने में सरलता रहे या मिल सके। लेकिन यहाँ ऐसा बहुतायत में नहीं हो रहा, तो ये एक चिंता का विषय है। और इस दिशा में आईआरडीआई जो बीमा नियामक है या फाइनेंस मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो अभी कुछ ऐसा प्रयास हो नहीं रहा है। तो ये इसी इसी तरीके से ये प्रक्रिया, इसी तरीके से बीमा कंपनी की मनमानी और चल रही है। और सर्वेयर को, चूंकि अप्रूव सर्वेयर को बीमा कंपनी से काम मिलता है, रोजगार अर्जन होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है अप्रूव सर्वेयर की जो इम्पार्शियलिटी है वो इंश्योरेंस कंपनी की ओर इंक्लाइंड हो जाती है। और जिसकी वजह से बीमा धारक ग्राहक का शोषण होता है। तो ये एक सही सही चीज़ नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। अभी हाल फिलहाल में एक एक व्यक्ति हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं। उनकी 2022 में गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी और उनकी गाड़ी थी मारुति डिज़ायर। और जिसका इंश्योरेंस वैल्यू 1,50,000 समथिंग था। गाड़ी पुरानी थी, नॉर्मल पॉलिसी थी, यानी कि जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज नहीं था। गाड़ी एक्सीडेंट हुई। पहले तो एक लोग जो बीमा कंपनी ने सजेस्ट किया एक मल्टी ब्रांड वर्कशॉप, वहाँ पर गाड़ी को लेके गए। बीमा कंपनी ने एक अप्रूव सर्वेयर साहब को अपॉइंट किया, उन्होंने सर्वे किया। और इंश्योर्ड को तो पता ही नहीं क्या एस्टीमेट दिया क्या नहीं, उसने तो जहाँ बीमा कंपनी ने फ़ोन पे बताया वो वहाँ गाड़ी ले गया था। सब बीमा कंपनी के जो सर्वेयर साहब हैं उन्होंने समय लिया और कुछ समय बाद बोला साहब ये गाड़ी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस यानी टोटल लॉस है। और इस गाड़ी को लगभग, वो गाड़ी शायद जो बिक रही थी विद आरसी, वो किसी को बेच रहे थे, उन्होंने मेल पे लिखा था। और 1,20,000 या 1,30,000 के आसपास कुछ था। क्योंकि अभी मुझे भी ठीक से एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन उसमें बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी
और जो शेष अमाउंट था आईडीवी का गाड़ी बेचने के बाद वो 19,000 रुपये आ रहा था, यानी बीमा कंपनी की लाइबिलिटी 19,000 थी। लेकिन जो इंश्योर्ड था वो अपनी इस गाड़ी से उसको लगाव भी था, और वो इसको नहीं ऐसे सेटल टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करना नहीं चाहता था। किसी तरीके से उनका मुझसे संपर्क हुआ, तो मैंने उनसे कहा वर्कशॉप से पता करो कि वो कितने में रिपेयर करेगा। उन्होंने वर्कशॉप से पूछा तो वर्कशॉप ने कहा साहब मैं इस गाड़ी को 1 लाख रुपए के अंदर में ठीक कर दूंगा। तो 1 लाख जो है वो 75% ऑफ आईडीवी से कम था। पर उसने कहा साहब ये बीमा कंपनी से अगर आप क्लेम ना लें तब, वरना मेरे ऊपर बीमा कंपनी का दबाव है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इंश्योर्ड साहब बड़ा परेशान। फिर जब बीमा से ऑफर लेटर और सर्वे रिपोर्ट मांगी गई, तो बीमा कंपनी ने अप्रूव सर्वेयर साहब ने तो सर्वे रिपोर्ट नहीं दी, जबकि अप्रूव सर्वेयर की जिम्मेदारी भी बीमा धारक ग्राहक को सर्वे रिपोर्ट कॉपी देने की होती है, लेकिन यहाँ नहीं दी। और मोस्टली मैंने अनुभव किया बहुतायत में बहुसंख्यक अप्रूव सर्वेयर इंश्योर्ड के मांगने पे भी उसे सर्वे रिपोर्ट कॉपी नहीं देते। और बीमा कंपनी भी बहुत आसानी से या बहुत जल्दी से नहीं देती, बार बार प्रयास करो, इसके लिए लिखो, मेल करो, तब जाके देती हैं। तो खैर वो सर्वे रिपोर्ट मिली। वो जो सर्वे रिपोर्ट हमने उसकी स्टडी की, तो देखा उसमें तो जो उनका जो असेसमेंट था वो 75% ऑफ आईडीवी से कम था। क्योंकि ये जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी नहीं थी। अगर उस कैलकुलेशन को देखें, क्योंकि इस पे 50% डेप्रिसिएशन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स अप्लाई हुआ था ग्लास को छोड़ के, तो फाइबर का तो कुछ था नहीं, सब या तो अदर पार्ट्स कैटेगरी या मेटल जिसे कहते हैं या रबर पार्ट्स के थे। तो सब पे फ्लैट 50% ही था, जो कि गाड़ी की जो एज वो 10 साल से ज़्यादा थी। और ग्लास के लिए विंड स्क्रीन ग्लास था। तो इसमें सब वो जो रिपोर्ट यानी कि असेसमेंट, अगर हम उसको अगर उस जो रिपेयर खर्च देखें तो शायद वो, और डेप्रिसिएशन के बिना देखें तो वो शायद गाड़ी की भी कीमत से ज़्यादा हो सकता है, वो 2 लाख रुपए या पौने 2 लाख रुपए रहा होगा अगर हम उसको जोड़ें। मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। वैसे मैं मानता हूँ रिपेयर खर्च के आधार पे, और लेकिन यही बीमा कंपनी या मोस्टली सर्वेयर्स मानते हैं जो बीमा कंपनी की रिपेयर बेसिस में नेट लाइबिलिटी आती है, अगर वो 75% ऑफ आईडीवी से कम है तो वो उसको पार्शियल लॉस मानते हैं, और अगर ज़्यादा है तो उसको कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस मानते हैं। तो यहाँ अगर बीमा कंपनी के जो ये मानती है, इस नज़रिए से देखें तो ये सर्वेयर साहब की रिपोर्ट में जो नेट लाइबिलिटी रिपेयर बेसिस वो 75% ऑफ आईडीवी से कम थी। लेकिन बीमा कंपनी से काफ़ी रिक्वेस्ट की गई मेल पर, बीमा के साथ ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम नहीं है आपकी सोच के अनुसार। और वैसे ये जो असेसमेंट है ये वन साइडेड है और बहुत बढ़ा चढ़ा कर की गई है, इतना खर्च नहीं है। जो कुल रिपेयर खर्च है बिना किसी डेप्रिसिएशन के भी, वो भी 75% ऑफ आईडीवी से कम है, लगभग 1 लाख रुपए है। तो आप इसे पार्शियल लॉस बेसिस पे सेटल करें। तो बीमा कंपनी साहब नहीं मानी। और मुझे बहुत सारी कंपनी का अनुभव है, ये जो पर्टिकुलर कंपनी थी मुझे मालूम है कि कंपनी आप रिपेयर करा लीजिए और 75% ऑफ आईडीवी से भी कम होगा, तो भी ये कंपनी आपका क्लेम लास्ट में जाके भी जब रिपेयर हो जाएगी तब भी पार्शियल लॉस बेसिस पे सेटल नहीं करेगी। इसके लिए आपको बीमा लोकपाल जाना पड़ेगा या फिर कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा। तो और मुझे पता है ये बीमा लोकपाल से इस किस्म के क्लेम केस मिल जाते हैं। हो अगर किस्मत ही खराब हो, कोई बीमा लोकपाल ऑफिस सुनना समझना ही नहीं चाहे, तो हो सकता है आपको ये क्लेम भी ना मिले। तो मैंने जो अनुभव किया है उसमें एक या दो बीमा लोकपाल ऑफिस ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने 75 रिपेयर कर 75% ऑफ आईडीवी से कम होने पर भी पार्शियल लॉस क्लेम मानकर इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं किया। तो ये इंडिया है, लेकिन ये बहुत कम संख्या है। अधिकांश मोस्टली 95 या 95% कहता हूँ मैं, 95%। और डिफरेंट डिफरेंट, मैं इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन की बात कर रहा हूँ, ऑफिस की बात कर रहा हूँ, तो मिल जाता है। और मोस्टली ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मोस्टली बीमा कंपनी जब गाड़ी रिपेयर हो जाती है
और जो प्री इनवॉइस 75% ऑफ आईडीवी से काम बनता है तो वही मान जाती है। और कुछ कंपनी उससे भी पहले इनिशियली स्टेज में जब कंप्लेन करते हैं तभी मान जाती हैं। तो यहाँ क्या रही, ये पर्टिकुलर कंपनी थी, मुझे मालूम था ये नहीं मानेगी, तो गाड़ी को एक दूसरी वर्कशॉप में उन्होंने अपने सिटी में, अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र किया और गाड़ी को रिपेयर कराया। गाड़ी जब 96 या 98,000 जो भी है उसमें वो रिपेयर हो गई, ठीक ठाक हो गई। बीमा कंपनी को शिफ्टिंग की इंफॉर्मेशन दी, रिपेयर वहाँ का भी एक एस्टीमेट लिया, वो एस्टीमेट भी दिया और उन्हें कहा साहब आप या आपके सर्वेयर साहब इसको चेक करना चाहें, इंस्पेक्शन करना चाहें तो कर लें, ये एस्टीमेट है और हम फला तारीख से रिपेयर करा देंगे। गाड़ी रिपेयर हो गई, उसके बाद फिर बीमा कंपनी को बताया कि साहब गाड़ी रिपेयर हो गई है, आप चाहें तो री इंस्पेक्शन कर लें और बिल ले लें, और अगर आपको बिल आपके नाम चाहिए तो आपके नाम पर दें और इस क्लेम को कृपया पार्शियल लॉस बेसिस पे सेटल करें। लेकिन बीमा कंपनी तब भी नहीं मानी। इंश्योर्ड ने खुद ही फोटोग्राफ्स, जिस तरीके से री इंस्पेक्शन सर्वे में फोटोग्राफ्स होते हैं वो फोटो किए, बिल लिए। बिल इसमें मारुति डिस्ट्रीब्यूटर, जो मारुति के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे ही सारा सामान लिया गया था, तो वो जीएसटी टैक्स पेड बिल था। और जो रिपेयरर था वो एक लोकल मल्टी मल्टी ब्रांड, जिनको वर्कशॉप बोलते हैं, उस टाइप की थी, या और भी छोटी गई है, उसने रिपेयरिंग जो लेबर का बिल है वो अपना दिया, उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं था। गाड़ी रिपेयर हो गई। और ये बात है 2023 की। फिर बीमा लोकपाल ऑफिस, ये महाराष्ट्र का केस है, मुंबई। और तो इसकी जो जिस जगह के रहने वाले थे उस जगह के लिए बीमा लोकपाल ऑफिस पुणे लगता है। महाराष्ट्र में दो बीमा लोकपाल ऑफिस हैं, एक मुंबई के लिए वो मुंबई में है, और एक रेस्ट ऑफ द जो मुंबई छोड़ के या मुंबई सराउंडिंग्स एरिया को छोड़ के वो पुणे लगता है। वहाँ कंप्लेन हुई, खैर 23 में कंप्लेन की, वो जाके 2024 में उसकी सुनवाई हुई। और 2024 में जब सुनवाई हुई तो वहाँ ये निर्णय भी इंश्योर्ड के पक्ष में आया। बीमा लोकपाल साहब ने कहा कि साहब ये जो बिल है, रिपेयर बिल, इसके अनुसार टर्म्स एंड कंडीशन के तहत इनको क्लेम दो। ये दिसंबर नवंबर में सुनवाई हुई और दिसंबर शुरुआत में ये जो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन का अवार्ड डिसीजन है ये आ गया। इसके बाद बीमा कंपनी ने साहब फिर एक अप्रूव सर्वेयर साहब से रिपोर्ट तैयार कराई। इन्हीं अप्रूव सर्वेयर साहब ने एक और रिपोर्ट इशू कर दी, और लगभग एक्सीडेंट के 2 साल बाद। वो 22 का केस था, उनकी रिपोर्ट 22 की थी, और ये 24 में इन्होंने फिर से एक उसी सेम क्लेम केस के लिए एक दूसरी रिपोर्ट बना दी, जबकि एक अप्रूव सर्वेयर दूसरी रिपोर्ट इश्यू नहीं कर सकता। जब उसका काम एक बार उसने कर दिया, बीमा कंपनी उसको उसे एग्री हो सकती है, डिसएग्री हो सकती है, लेकिन ये कोई टेलर मेड रिपोर्ट नहीं है कि सर्वेयर बार बार रिपोर्ट बना के देगा और अपनी रिकमेंडेशन को भी चेंज करेगा। वैसे जो उनकी पहली रिपोर्ट थी उसमें कोई क्लेम के बारे में कोई रिकमेंडेशन ही नहीं थी कि ये पार्शियल लॉस क्लेम है या ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम है। तो बहुत अजीब रिपोर्ट थी उनकी। खैर वो दूसरी रिपोर्ट आई। अब जब दूसरी रिपोर्ट आई तो बीमा कंपनी ने कहा साहब ये इसमें 39,600 समथिंग का क्लेम देने के लिए का, और वो सर्वे रिपोर्ट भेजी। जब उस सर्वे रिपोर्ट को देखा साहब तो उसमें कुछ पार्ट्स जो पहली रिपोर्ट में थे वो उन्होंने अलाउ नहीं किया, जो बहुत ही डैमेज थे। ये गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ी थी। डिवाइडर क्या, जो रोड के किनारे वो अल्मुनियम, उसके अल्मुनियम की वो जो बाउंड्री फेंसिंग कह लीजिए या बाउंड्री कह लीजिए होती है, उस पे चढ़ चढ़ गई थी बिल्कुल भी से। तो उन्होंने जो है एक हेडलाइट एलएच, एक स्टीयरिंग रैक असेंबली और एक रेडिएटर असेंबली, ये 3 पार्ट या कुछ और छोटे-मोटे पार्ट अलाउ नहीं किए थे, पर मुख्यतः ये 3 ही थे। टोइंग चार्जेस भी अलाउ नहीं किया था। तो बीमा कंपनी से और बीमा लोकपाल साहब को फिर शिकायत की गई, साहब ये कैसी रिपोर्ट है। और सब ये जब पहले और इन्होंने इनको डिसअलाउ करने के रीज़न लिखा था कि अप्रूव सर्वे ने इनका इंस्पेक्शन नहीं किया। तो फिर साहब इंश्योर्ड की तरफ से फिर लिखा गया कि साहब अगर इंस्पेक्शन ही नहीं किया गया था तो इन्होंने जो पहली रिपोर्ट है उसमें कैसे ये कंसीडर कर लिए, उसमें तो असेसमेंट किया हुआ है। और इंस्पेक्शन क्या, इन्होंने बिना इंस्पेक्शन के ही वो असेस कर दिए थे। तो साहब जब ये शिकायत की गई तो बार बार
काफ़ी दिन लगे, बीमा कंपनी कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी। बीमा कंपनी का रवैया हमारे ये इस केस में बहुत ही ख़राब था, और ये पर्टिकुलर बीमा कंपनी बहुत ही गैर जिम्मेदार है, सच कहिए। और सच कहिए बेईमानी का स्तर भी बहुत ज़्यादा है इसमें, जो मेरा मानना है। तो सब मतलब ये देखिए, और उन सर्वेयर साहब का भूमिका देखिए कि जो उन्होंने अपनी पहली सर्वे रिपोर्ट में पास किए पार्ट, जो उनके उसकी कॉपी है हमारे पास इंश्योर्ड के पास, और वो और उसमें इंस्पेक्शन के आधार पे किया, और यहाँ इंस्पेक्शन किया नहीं ये कह के मना कर दिया, और जिस तरीके की वो एक्सीडेंट है उसमें वो डैमेज होने ही होने थे। तो जब वो शिकायत की गई, उसके काफ़ी दिन बाद साहब हम बार बार मेल करते रहे कि साहब जवाब दो जवाब दो। तो फिर अभी कल एक दो दिन पहले ही उनकी फिर से मेल आई कि साहब अब हमने इसको रिकंसिडर किया और दोबारा चेक किया, और सर्वेयर साहब ने फिर एक रिपोर्ट बनाई है तीसरी, और अब जो है ये 52,000 समथिंग है। यानी कि लगभग पहले 12 और एक 13, लगभग 13-14 हज़ार रुपये अमाउंट अब बढ़ गया। तो वो जो दो दो तीन पार्ट थे वो उन्होंने कंसिडर किए, टोइंग चार्ज कंसिडर नहीं किया था। तो हमें फिर बहुत अजीब लगा। अगर मैं अपनी बात कहूँ, एक सर्वेयर साहब ने तीसरी रिपोर्ट बना दी। खैर कोई नहीं, हमें उससे क्या लेना देना, हमें इंसाफ की ज़रूरत थी। पर उसकी उनकी इस कार्यशैली गलत या सही ये इतना मुद्दा नहीं था। तो साहब लेकिन आपके बीमा कंपनी लिखती है कि हमने साहब इसमें जीएसटी अलाउ नहीं किया है, सर्वेयर साहब ने। और तो हमने क्या साहब जीएसटी अलाउ नहीं किया, हमने पहली पहली और दूसरी रिपोर्ट देखी तो उन दोनों में जीएसटी था। अगर ये जीएसटी अलाउ नहीं कर रहे थे तो पहला जो क्लेम था, जो जो टोटल लॉस की कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस किया, वो तो उनके नज़रिए से तो वैसे तो वो पहले भी नहीं था, तो और भी नहीं होता, उसमें जीएसटी अमाउंट घट जाता। और क्लेम तो जो इंडेमनिफिकेशन है उसमें तो जीएसटी अगर पार्ट्स के लेबर पे टैक्स है तो वो तो इंक्लूड होगा ही होगा। तो ये तो बड़ा अजीब था। उसमें टोइंग चार्जेस अभी भी अलाउ नहीं किए थे अप्रूव सर्वेयर साहब ने। तो फिर बीमा कंपनी को फिर से शिकायत की गई, और हाँ, बीमा कंपनी ने उसके नेक्स्ट डे शिकायत कि साहब हमने आपका क्लेम बंद कर दिया है, आपने चूंकि इसके लिए सहमति नहीं दी। तो ये भी बड़ा अजीब था कि एक दिन पहले आपने, कल की बात है, कल आपने इसके लिए आपने ऑफर दिया और अगले दिन आपने उसको बंद भी कर दिया। उसको थोड़ा तो समय दो। और सहमति क्या, अगर आपको लग रहा है तो आप क्लेम दे दो। आईआरडीए के दो सर्कुलर्स हैं कि जो बीमा कंपनी के हिसाब से क्लेम बनता है वो बीमा कंपनी दे। अगर कोई डिस्प्यूटेड है, इंश्योर्ड अगर उससे एग्री नहीं करता तो वो दे, उसके लिए उसकी कंसेंट या ये डिस्चार्ज वाउचर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ मेन चीज़ ये है, बीमा कंपनी से जो शिकायत की, हमने पूछा साहब कौन बीमा पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि जो है जीएसटी, जो पार्ट्स या जो लेबर है उस पे लगने वाला जीएसटी पे नहीं होगा। तो यह सर्वेयर साहब बताएं, और पहली दो रिपोर्ट में फिर क्यों जीएसटी था, तो इसका कोई जवाब नहीं दिया। और साहब ये टोइंग चार्जेस क्यों नहीं अप्लाई की, तो अभी ये वो फिर लिखा हमने कि हम इसके लिए फिर से बीमा लोकपाल में शिकायत करेंगे। तो ये देखिए एक आम आदमी को कितनी परेशानी होती है। 2 साल से बेचारे वो परेशान हैं, और उन्हें अभी तक क्लेम नहीं मिला। और अभी अभी वो फिर दोबारा से इसके लिए बीमा लोकपाल में शिकायत करेंगे, जो ये अधूरा इंडेमनिफिकेशन है, और ये बिल्कुल गलत सोच है। और अप्रूव्ड सर्वेयर्स आपको कम से कम अपनी एक सोच तो क्लियर रखनी चाहिए। या तो वो बाकी दो रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई, और पहली चीज़ तो वो तीन तीन रिपोर्ट बना क्यों रहे हैं, वो कठपुतली हैं, पपेट हैं, कि बीमा कंपनी ने कान पकड़ा और उन्होंने वैसे ही रिपोर्ट बना दी। उनको अपनी अपनी एक हैसियत होनी चाहिए। तो और अपना एक वजूद होना चाहिए, अपनी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लॉस असेसमेंट करो, सर्वे रिपोर्ट बनाओ, बीमा कंपनी को दो, आपका काम खत्म। उसके बाद बीमा कंपनी इंश्योर्ड वो आपस में करते रहें। लेकिन यहाँ भूमिका तो बिल्कुल पपेट वाली थी। तो अभी उम्मीद है ये जो टैक्स है ये भी शायद 1 या 2 दिन या 4 दिन जो भी समय लगेगा, लेकिन मिल जाना चाहिए, और कोशिश करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। तो ये मेरा बताने का मतलब ये था कि हमें कोई भी क्लेम केस है तो उसमें राइटिंग में फाइट करनी चाहिए। 2024 में मुझे बहुत लोगों ने जो संपर्क किया, तो मैंने अनुभव किया उन्होंने राइटिंग में फाइट नहीं की, कम्युनिकेशन नहीं किया, अपनी शिकायत को
एक्सपेक्ट नहीं किया, तो आप राइटिंग में कीजिए। और देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अब यही केस देखिए, 2 साल हो गए। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। अब क्या करें, जैसे देश में रहते हैं यहाँ सिस्टम ही अच्छा है, लेकिन फिर भी न्याय तो मिल ही रहा है, देर से ही सही। तो इसके लिए आप सही तरीके से सही जगह पे प्रयास कीजिए। और 2025 के लिए मेरी सभी को शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि किसी को दिक्कत ही ना आए इंश्योरेंस क्लेम लेने में, और अच्छा समय बीते, और कभी मैं तो कहूँ एक्सीडेंट ही ना हो, लेकिन आपके लिए भी अच्छा और बीमा कंपनी के लिए भी अच्छा। और लेकिन अगर हो तो सही तरीके से डील हो, ये मैं चाहता हूँ, यही मेरी प्रार्थना का समझ लीजिए। तो अब इस वीडियो को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आगे। नमस्कार।